हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम अपना जुलाई 2023 विजन का साइंस वाला पार्ट 2 करने जा रहे हैं, जिसमें हम जो बाकी बचे हुए आर्टिकल्स थे और शॉर्ट्स उसमें कंप्लीट कर देंगे, तो आपका साइंस एंड टेक ख़त्म हो जाएगा। तो गाइस, ओवरऑल हमने सारे पार्ट्स देख लिए हैं, कर लिए हैं, जस्ट कीप ऑन रिवाइजिंग। तो आज जो 7.4 वाला आर्टिकल है वो बात करेगा अनएड्स ग्लोबल एड्स अपडेट 2023। देखो, अनएड्स क्या है? ये एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है। इसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक बात और देखने को आपको ये मिलेगी कि ये 1996 में ऑपरेशन इसने स्टार्ट करा। फुल फॉर्म इसका है यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम्स ऑन HIV एड्स, और इसका ग्लोबल एफर्ट रहता है कि एड्स को कंप्लीट तरीके से एंड किया जाए, जो भी हेल्थ हज़ार्ड है बाय 2030 कंप्लीट करा जाए। SDG गोल्स का पार्ट है ये। इसको इस्टेब्लिश किया गया था बाय द यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के थ्रू। ठीक है, इसकी ना आज तो ध्यान रखना, अनएड्स रिलीज़ करता है रिपोर्ट, पाथ एक बेसिकली दैट एंड्स रिपोर्ट, एड्स रिपोर्ट वाली। ठीक है, अब इस रिपोर्ट की कुछ की हाइलाइट्स के बारे में जान लो। और देखो, इसमें आपको डेटा बैंक भी दिया हुआ है कि 24 लाख इंडिया में जो लोग हैं वो HIV से ग्रस्त हैं। 46.3% डिक्लाइन देखने को मिला है 2010 से 2021 के बीच में, और एड्स रिलेटेड डेथ भी डिक्लाइन हुई है पहले से। तो यानी कि अगर हम सक्सेसफुली इस पे कुछ काम करें, कुछ अगर ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो करा जा सकती हैं, तो हमें ज़रूर करनी चाहिए। अच्छा, कुछ की हाइलाइट्स के बारे में जान लो। कि हाइलाइट्स के बारे में गाइज ये है कि आपका पहला चीज़ है इसमें सक्सेस इन HIV रिस्पॉन्स। ठीक है, डिक्रीज़ हुए HIV इन्फेक्शन के नंबर्स, जो आपके एड्स का एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम उसका फुल फॉर्म होता है, उसके जो केसेस आने शुरू हुए हैं, HIV इन्फेक्शन बेसिकली जो न्यू नंबर्स हैं वो कम आ रहे हैं, रिलेटेड डेथ बेसिकली। तो SDG में ना 3.3 गोल है जो कहता है कि एंडिंग एड्स एज अ पब्लिक हेल्थ थ्रेट बाय 2030। तो याद रखना, SDG का 3.3 गोल है जो कि कहता है कि एड्स को एंड करना है एज अ पब्लिक हेल्थ थ्रेट। एड्स रिलेटेड डेथ रिड्यूस बाय 69% हुई है। ट्रीटमेंट रिसीव 76% को ट्रीटमेंट मिल रहा है, लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट मिल रहा है उनको। एक्सेस भी है आपकी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी का, तो वो भी एक्सपेंड हुआ है सब सहारन अफ्रीका में, एशिया में, पैसिफिक में। तो ये सारी इसकी सक्सेस स्टोरीज़ हैं। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, ऑब्स्टेकल्स भी हैं। ऑब्स्टेकल ये है कि जो भी आपकी एडोलेसेंस गर्ल्स होती हैं या यंग वुमेन आपकी है ना, उनको आज भी हाई रिस्क है एक्सट्राऑर्डिनरी HIV इन्फेक्शंस का। तो HIV एंड अदर जो हेल्थ सर्विसेज हैं फॉर पीपल फ्रॉम की पॉपुलेशन, गे मैन हैं, सेक्स वर्कर्स हैं, इनके साथ अभी भी ये प्रॉब्लम जुड़ी हुई है। तो ग्लोबली 2022 में बताया जा रहा है कि 9.2 मिलियन पीपल हैं जिनको HIV है और इनको ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है HIV का। तो उसके लिए इंडिया में तो देखो एक बॉडी ही है NACP। ठीक है, तो इसका काम क्या है NACP का कि भाई एक्सट्रीमली आपका इसका फुल फॉर्म भी बेसिकली नेशनल एड्स एंड STD कंट्रोल प्रोग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सट्रीमली सक्सेसफुल प्रोग्राम चला रही है और इसने 48% डिक्लाइन भी करा, भी हमने पढ़ा भी है ना। और HIV प्रेवलेंस इन इंडिया कंटिन्यू टू भी लो होता जा रहा है। इंडिया इसके लिए रिस्पॉन्ड कैसे कर रहा है कि हमने NACP को कॉन्टिन्यूशन में करा। ये हमारी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये भी ध्यान रखना। 5 सालों के लिए है, 2021 से 2026 तक है। इसमें फ़ेज़ 5 प्रोग्राम अप्रूव किया गया है। NACP को ना 1992 में बनाया गया था, ये याद रखना आप। ठीक है, 4 फेजेस में इसको बोला। तो HIV एंड एड्स प्रिवेंशन कंट्रोल्स एक्ट है 2017 का, उसमें यहाँ पर आपका लीगल एंड इनेबलिंग फ्रेमवर्क टू सेफगार्ड द ह्यूमन राइट्स ये सब किया गया है। एक नाको है आपका। नाको बेसिकली क्या है? एक नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली आपके मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी इसके अंदर हुई हुई हैं। अच्छा, अंडर नेशनल हेल्थ एड्स कंट्रोल प्रोग्राम गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को बेसिकली गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड कर रही है? ARV, फ्री लाइफ लॉन्ग एंट्री रेट्रोवल वायरल मेडिसिन देती है फॉर पीपल लिविंग विद HIV। नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया जा रहा है। मिशन संपर्क को एक क्रिएट किया गया है। ठीक है, कुछ अदर इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं जो आपके मल्टीमीडिया प्लान्स हैं, कैंपेन चलाए जा रहे हैं नाको के थ्रू। रेड रिबन क्लब्स हैं, वो कॉलेजेस में फॉर्म हुए हुए हैं, तो आपने देखा होगा। आशा वर्कर्स भी इस पर काम कर रही हैं। तो टॉप 3 स्टेट्स हैं विद द मोस्ट रैपिड डिक्लाइन इन हिमाचल प्रदेश है आपका। तो ये भी आपको ज़रूर लिखना है कि 3 ऐसे स्टेट हैं जिनमें रैपिड डिक्लाइन देखने को मिल रहा है HIV एड्स का, वो है हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना। हाईएस्ट HIV जो प्रिवेलेंस है वो आपके नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में है, जैसे कि सबसे टॉप में मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर में यहाँ बहुत है। सदर्न स्टेट में आंध्रा, तेलंगाना में मिलेगा आपको, और कर्नाटका, यहाँ पर आपको HIV का प्रेवलेंस मिलेगा। तो HIV को एंड करने के लिए कुछ रिकमेंडेशंस ये आई हैं कि सबसे पहले सभी कंट्रीज़ को ज़रूरत है कि इन ऑर्डर टू डिक्रीज़ द इंसिडेंसेस ऑफ HIV, कंट्रीज़ को फंडिंग बढ़ाने की ज़रूरत है, इंक्लूडिंग इवन इंडिया।
13 से 16% HIV का जो स्पेंडिंग है टुवर्ड्स प्रिवेंशन होनी चाहिए। पीपल फर्स्ट अप्रोच को हमें अपनाना पड़ेगा। क्रिमिनलाइजिंग लॉ जो रिमूव करने पड़ेंगे। एंडिंग पॉलिस जो आपका हैरेसमेंट होता है, वायलेंस होता है, स्टिग्मा, ये सब हटाने की ज़रूरत है। जैसे राइट ऑफ सेक्स वर्कर्स को हम रिकॉग्नाइज़ करें, उनको बेचारे को एक्सेस ही नहीं है, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। तो उसके बाद आपका क्या है, अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल एसेंशियल हेल्थ केयर टेक्नोलॉजीज़ हैं, इंटीग्रेटेड सर्विसेज का इस्तेमाल करते हुए काम करना है। तो ये आपका ऐसा है। अब HIV के बारे में अगर आ जाए तो HIV बेसिकली देखो आपके ना इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है। अगर नहीं ट्रीट किया गया तो वो एड्स बन जाता है, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और ये सीधा आपके इम्यून सिस्टम को टारगेट करता है और आपको एकदम, आप किसी भी बीमारी को, आपको बहुत जल्दी जल्दी बीमार होना शुरू हो जाता है बंदा। ऐसे में बहुत तरह के कैंसर्स आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो HIV-1 HIV-2 दो तरह के हैं आपके। HIV-1 में क्या होता है, इन्फेक्टेड इन 3 स्टेजेस में आप होते हो। ट्रीटमेंट क्या है, कैन बी मैनेज नॉट क्योर्ड, मैनेज कर सकते हो, क्योरेबल नहीं है। तो ये इसकी बातें हैं, ठीक है। तो देखो पहले एक्वायर एक्यूट होता है, फिर क्रॉनिक से, फिर उसके बाद एड्स बनता है। तो दिस इज़ हाउ ना ट्रैवल ऐसे करता है HIV एड्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने आर्टिकल पे, दैट इज़ नॉन शुगर स्वीटनर्स। तो देखो WHO ने ना, इंटरनेशनल एजेंसी है, जानते ही हो आप, ये इस एजेंसी ने रिसर्च ऑन कैंसर को क्लासीफाई करा और क्लासीफाई करा गया कॉमनली यूज नॉन स्वीट शुगर स्वीटनर्स बेसिकली एज पार्ट नेम एज पॉसिबली कार्सिनोजेनिक टू ह्यूमंस, ऐसे बोला गया। पॉसिबली ये कार्सिनोजेनिक है। तो आपको ये देखो लिमिटेड एविडेंस मिले हालांकि अभी कार्सिनोजेनिटी इन ह्यूमंस में देखते हुए, लेकिन IARC दैट इज़ आपका जो एक इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है ना आपकी, दैट इज़ इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, वो ये आपका काम करते हुए उसने क्लासीफाई करा एस्पार्टम एज पॉसिबली कार्सिनोजेनिक टू ह्यूमन, जो है उसको ग्रुप 2 में ऐसे ऐसे रिमार्क करा गया है। तो IARC जो एक आपकी ना कैंसर एजेंसी है WHO की सॉरी, तो ये ना ब्रॉडर आपका यूनाइटेड नेशंस फैमिली का ही पार्ट है। अब कार्सिनोजेनिक मतलब क्या बेसिकली गाइस, वो चीज़ें जो आपको कैंसर प्रोवाइड करें, यानी कि लाइकली टू कॉज कैंसर दें, उसको हम कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आपका यहाँ पर एक टर्म आई है गाइस, एस्पार्टम। अब एस्पार्टम का मतलब क्या है, एस्पार्टम कार्सिनोजेनिक एक तरह का बेसिकली गाइस आपका ना कार्सिनोजेनिक हो जाता है। ये आपका जैसे लीवर कैंसर्स होते हैं ना, तरह तरह के कैंसर्स इसमें आपके हो जाते हैं एस्पार्टम के बाद। एस्पार्टम बेसिकली आपके साइड इफ़ेक्ट्स देता है, कुछ आपके डायबिटीज़, प्रीटर्म डिलीवरी के टाइम पर, ऐसे इस तरह से कुछ आपका ये एस्पार्टम होता है, ठीक है। तो एस्पार्टम का बेसिक मतलब क्या होता है, बहुत ही स्वीट सब्सटेंस, आर्टिफिशियल स्वीटनर की तरह जो हम यूज़ करते हैं ना, वो होता है आपका एस्पार्टम, ठीक है। आर्टिफिशियल स्वीटनर कह लो आप इसको। उसके बाद हमारा आता है कि जो हमारा जो ये मिशन है ना, बेसिकली मिशन इज़ टू कोऑर्डिनेट एंड कंडक्ट रिसर्च ऑन द कॉज। तो जो ये मिशन है IARC का, इसका यही जानना है कि भाई क्या क्या कॉजेज़ हैं ह्यूमन कैंसर के, क्या क्या मैकेनिज़्म है जिससे कि कार्सिनोजेनेसिस को या इसको देखा जाए, क्यों डेवलप हो जाता है ये। तो उसके कुछ ना लेवल्स भी यहाँ पर दे रखे हैं, हाई लेवल ऑफ सर्टेनिटी, कार्सिनोजेनिक टू ह्यूमन्स, ये सारा इसने दिया हुआ है कि कौन कौन से देखो सब्सटेंसेज हैं जो सारी चीज़ें देते हैं। टोबैको है इसमें, अलग अलग तरह के इसने बताए हुए हैं कि ग्रुप 3 वाला नॉट क्लासीफाइबल एज टू कार्सिनोजेनिटी टू ह्यूमन्स बट कॉफ़ी, ड्रिंकिंग, क्रूड ऑयल, ये सारा ना, ये सारी चीज़ें आपको ना बेसिकली आपके कैंसर रिलेटेड चीज़ें आपके अंदर डालती हैं। तो जॉइंट FAO फूड आपका जो FAO है, आपको पता ही है ना। तो आपका इसके अलावा आपका जो WHO है, इसमें जो एक्सपर्ट कमेटी है ना फूड एडिटिव्स की, वो एक इंटरनेशनल बेसिकली आपकी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है गाइस, समझ रहे हो आप मेरी बात को। तो आपका इसमें बेसिकली फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO और WHO ने एक एक्सपर्ट एजेंसीज हैं। अब इन्होंने जॉइंटली इस चीज़ को पढ़ा और कमेटी बनाई और इसमें देखा भी एवेल्युएशन करो कि सेफ्टी ऑफ फूड एडिटिव्स का होना बहुत ज़रूरी है। जितने भी कॉन्टेमिनेंट डलते हैं उसको ध्यान में रखा जाए कि जो भी टॉक्सिकेंट्स हैं या रेसिड्यूज़ हैं वेटनरी ड्रग्स के फूड में, उसको देखा जाए। प्रोवाइडिंग एविडेंसेस टू एडवाइसेस टू FAO, WHO, ये सारी चीज़ें। अच्छा, नॉन शुगर स्वीटनर्स या लो कैलोरी स्वीटनर्स या आर्टिफिशियल स्वीटनर्स क्या होता है, देखो इसमें ना कंटेन्स फ्यू टू नो कैलोरी बट हैज़ अ हायर स्वीटनर, इसमें इंटेंसिटी होती है, समझ रहे हो आप मेरी बात को। इसमें कैलोरी नहीं होती है बल्कि इसमें स्वीटनेस की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे टेबल शुगर होते हो, फ्रूट जूस आप कॉन्सेंट्रेट करते हो, तो इसमें क्या हो रहा है समझ रहे हो आप, कैलोरी कम है लेकिन स्वीटनेस की इंटेंसिटी ज़्यादा है। ये फूड में फ्लेवर भरती है। ये आपको अब देखो सिंथेटिकली डिराइव्ड केमिकल है, नेचुरली एक्सट्रैक्ट
डेट मे और मे नॉट बी केमिकली मॉडिफाइड ना की गई हो। तो ये ज़्यादातर मिलती कहाँ है, जहाँ भी फ्रोज़न डेजर्ट्स आप जो खाते हो, योगर्ट में, कैंडीज़ में, बेक्ड गुड में, पेस्ट्रीज़, केक्स, पुडिंग्स जो खाते हो ना, उसमें ज़्यादातर मिलता है ये। तो फूड्स एंड बेवरेजेस के अंदर आपका लेबल तो लिखा होता है शुगर फ्री और डाइट, लेकिन इसके अंदर डाला बहुत ज़्यादा होता है स्वीटनर, जो आपका बेसिकली जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है वो डाला होता है। इसका हेल्थ इम्पैक्ट क्या पड़ेगा भाई, इससे आपको डेफिनेटली कुछ ऐसी चीज़ें आनी शुरू होंगी। तो WHO की कुछ गाइडलाइंस में NSS जो बेसिकली है उसने आपको कुछ गाइडलाइंस यहाँ पर ऐसी दी हुई है कि भाई एस्पार्टम है, स्टीविया है, डो नॉट हेल्प इन वेट लॉस में कोई मदद नहीं करते हैं, बल्कि ये टाइप 2 डायबिटीज़ को और कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ को बढ़ाती हैं। तो आपके आसपास भी जो लोग हैं ना, जो बहुत आपको कहते हैं भाई हमें शुगर फ्री खा रहे हैं, तो उनको देख लो, इसमें एस्पार्टम और स्टीविया भी डला हुआ है, जो अल्टीमेटली आपको टाइप 2 डायबिटीज़ देगा और कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ भी देगा। अब दैट गाइडलाइन डज नॉट अप्लाई टू पीपल विद डायबिटीज़ फॉर स्मॉल डोसेज टेकन ऑन प्रिस्क्रिप्शन, वो अलग बात है। डायबिटिक बंदा अगर ले रहा है तो वो उसकी प्रिस्क्रिप्शन का पार्ट है, बट एक नॉर्मल बंदे के लिए गाइडलाइंस WHO ने डाली हैं। तो गाइडलाइंस का इंडिया में कैसे यूसेज है, तो देखो हमारे यहाँ ना क्या है, फसाई यानी फूड सेफ्टी और जो आपका स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसमें कुछ गाइडलाइंस बना रखे हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के रिलेटेड। उसमें रेगुलेशन भी है, 2011 का लॉ है, रेगुलेशन उससे हो रखी है। हमारे यहाँ कुछ स्टैंडर्ड्स हैं ले डाउन किए हुए हैं हमने, उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो इसको अप्रूव भी करा गया। हमारा जितने भी एस्पार्टम है, एसल्फेम, पोटेशियम है, स्क्रेलिव्स है, बहुत सारे ऐसे न्यूटेम है फॉर यूज़ इन फूड, हम ये सारे फूड को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ना एस्पार्टम में दे रखा है कि 2 अमीनो एसिड्स होते हैं इसके अंदर, ये सारे के सारे NSS के नॉन शुगर स्वीटनर्स जो आपके इसमें डाले गए हैं, अलग का सारा बता रखा है। नाउ लेट्स कम टू दी न्यूज़ इन शॉर्ट्स जो कि आपके इंपॉर्टेंट है। अब पहला न्यूज़ इन शॉर्ट है गाइस भारत 6G अलायंस के बारे में। अब भारत 6G अलायंस को लॉन्च कौन करता है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन करता है। अब ये एक कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है जिसमें पब्लिक कंपनीज़ को, प्राइवेट कंपनीज़ को, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को, सभी को ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा है। कोलिशन से बना है ये ग्लोबल अलायंसेस के थ्रू। इस इनिशिएटिव के तहत क्या होगा, आपका टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड भी है साइन किया गया प्रोजेक्ट के तहत, ठीक है। 5% एनुअल कनेक्शन है फ्रॉम आपका जो भी आपके R&D की जाएगी रूरल स्पेसिफिक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में। तो बेसिकली इसमें क्या होगा, फंड्स फॉर एलोकेटेड टू स्टार्टअप्स ऑल्सो, सारा का सारा ऐसा की चीज़ें की गई है कि इससे और ज़्यादा आपका क्या हो 6G मॉडल भी आपका एक लेकर आने की कोशिश की जा रही है। और देखो इसका सीधा सा जो ऑब्जेक्टिव होता है, देखो हमें कोशिश क्या करनी होती है ऑब्जेक्टिव जानने की। तो इसका ऑब्जेक्टिव ये है गाइस कि इंडिया को ना एक लीडिंग ग्लोबल सप्लायर बनाएगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में, प्रोडक्ट्स में, सोल्यूशंस में। 6G टेक्नोलॉजी डालने में हमें 2023-30 तक आसानी हो जाएगी। हमारा बिजनेस सोसाइटल नीड्स आपके टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने लग जाएंगी। हमारी रिकमेंडेशंस भी देखो हमने रखा है ताकि ये भारत 6G जो हमारा विजन है उसको फुलफ़िल कर रहा है। तो ये 4 आपको ज़रूर लिखना है कि भारत 6G का मॉडल जो है इसका ये फ़ायदा है। और उसके बाद है आपका मजूराना ज़ीरो बॉन्ड्स के बारे में। तो देखो माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया है ये रिवोल्यूशनाइज़ करने के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग को। क्वांटम कंप्यूटिंग एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर हम बहुत बड़े बड़े क्वांटम मैकेनिक्स की मदद से बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को बहुत आसानी से फास्ट वे में प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते हैं। जो क्लासिकल कंप्यूटर्स करने में बहुत टाइम लगाते थे उसको क्वांटम मैकेनिक्स की मदद से बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। ये 2 मॉडल्स पे चलता है, एक सुपरपोजिशन, एक इंटेंगलमेंट पे चलता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, सुपरपोजिशन एंड इंटेंगलमेंट। तो जितने भी पार्टिकल्स हैं ना गाइस, वो आपके आइदर बोसन्स होते हैं या एक फर्मियंस होते हैं। बोसन्स का मतलब होता है एनर्जी कैरी करना फोर्सेस के थ्रू आउट द यूनिवर्स, इसमें ये वाला काम होता है। अब आप सब से पहले देखो समझ लो सुपर, आपका जो ये वाला टर्म है ना सुपर इम्पोजिशन क्या होता है, यह आपको ज़रूर पता होना चाहिए। सुपर पोजिशन आपका क्या होता है ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि ये एक थ्योरम है बेसिकली गाइस, है ना। किस थ्योरम पे चलता है ये आप समझ लो। अब सुपर पोजिशन थ्योरम का बेसिकली क्या कहती है गाइस कि एक सर्किट है, मान लो, ठीक है, एक सर्किट बना हुआ है और उस सर्किट में मल्टीपल वोल्टेज हैं और करंट सोर्सेज इक्वल हैं उसके, सम ऑफ जो सिंप्लीफाइड आपका सर्किट है और वो उस हिसाब से चलती है। अब इसका ना फॉर्मूला भी है बेसिकली, आपको फॉर्मूले पे तो जाने की ज़रूरत है नहीं। तो बेसिक आपको याद रखना है सुपर पोजिशन है ये आपकी क्वांटम एबिलिटी सिस्टम को मल्टीपल स्टेट में एट द सेम टाइम लेकर जाता है। मतलब कॉन्सेप्ट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट आपको इतनी सी बात ज़रूर याद रखनी है कि सुपर पोजिशन की वजह से क्वांटम सिस्टम को ये एबिलिटी मिलती है कि वो मल्टीपल स्टेट में होकर क्या करेगा, मल्टीपल स्टेट में होकर वो आपका सेम टाइम पर कई सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा सुपर इम्पोजिशन में, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल के तौर पर आप मान लो कि 2 वेव्स हैं,
जो ट्रेवल कर रही हैं टुवर्ड्स ईच अदर विल पास ऑन राइट थ्रू ईच अदर एंड विदाउट एनी डिस्टॉर्शन ऑन द अदर साइड। देखो इतना फ़ायदा होता है सुपरपोजिशन से। समझ में आया कि दो वेव्स हैं वो अपना ट्रेवल कर रही हैं टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है, और वो राइट थ्रू ईच अदर पास कर रही हैं, लेकिन वो दोनों में डिस्टॉर्शन नहीं हो रही, ना ही कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई हर्डल नहीं हो रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सुपर इम्पोजिशन। अच्छा, अब ऐसे ही एक थ्योरी होती है गाइस, एंटेंगलमेंट की थ्योरी। इसमें क्या है, इंटेंगल का मतलब क्या है कि अल्टीमेटली आप बहुत बड़ा बैरियर जो है इसका वो आप इसको खत्म करने वाले हो, यानी कॉम्प्लिकेटेड है ना। एक तो आप डिफिकल्ट रिलेशनशिप टाइप का होता है। एग्जाम्पल में एंटेंगलमेंट में क्या होता है कि दो बॉल्स जो हैं वो कोलाइड हो रही हैं मिड एयर में, तो बॉल्स वुड हैव अपोजिट स्पिन्स जो है उनका अलग अलग चल रहे हैं, वो कोई क्लॉकवाइज में चल रही है, तो अगर चल रही है तो इमीडिएटली वो मेक इट अदर बॉल्स टू स्पिन काउंटर क्लॉकवाइज। तो यानी कि इंटेंगलमेंट की मदद से क्या होगा, बॉल्स अगर कोलाइड हो रही हैं, इंटेंगलमेंट की थ्योरी की वजह से हम देखेंगे कि जो बॉल स्पिन कर रही थी, एक बॉल स्पिन कर रही थी क्लॉकवाइज, तो इमीडिएटली जो दूसरी बॉल होगी वो काउंटर क्लॉकवाइज चलने लग जाएगी विद द हेल्प ऑफ इंटेंगलमेंट की थ्योरी के अकॉर्डिंग। समझ रहे हो आप? तो इसी को कहते हैं, याद रखना, क्वांटम मैकेनिक्स में कौन कौन से चलते हैं वो। इसके अलावा 1928 में फिजिस्ट थे पॉल डिरैक, उन्होंने प्रिडिक्ट किया था जो एंटी पार्टिकल हैं हर पार्टिकल के अंदर जो एग्जिस्ट करते हैं, सो दैट इफ द टू मीट, अगर दोनों मिलेंगे दे इन एनिहिलेट ईच अदर, ठीक है। तो उनकी प्रोडक्शन की वजह से ही साइंटिस्ट को एंटी पार्टिकल्स मिले, पॉजिट्रॉन मिले। तो ऐसे ही अलग अलग यहाँ पर थ्योरीज आपको दी रखी हैं कि जो मार्जिनल जीरो मोड्स भी है वो भी क्वांटम कंप्यूटर्स को और ज़्यादा that are much less fragile than they are today, और ये कंप्यूटेशनली सुपीरियर बनाने के लिए ही इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। देखो यहाँ पर भी बता रखा है सुपर पोजिशन का मतलब क्या है कि ईच क्वांटम बिट और क्यूबिट कैन रिप्रेजेंट बोथ 1 और 0 एट द सेम टाइम, है ना। 1 और 0 को एक साइड दिखा रहा है, मैंने आपको बताया भी था। इसमें क्या हो रहा है, इंटेंगलमेंट में क्या हो रहा है, इसमें इट मीन्स दैट क्यूबिट्स इन अ सुपर पोजिशन कैन बी कोरिलेटेड विद ईच अदर। जैसे मैंने आपको बताया ना कि दो बॉल्स हैं वो एक दूसरे के टुवर्ड्स कर रही हैं, तो ये दोनों एक दूसरे का राइटली चलेंगे बिना किसी को परेशान किए, मतलब बिना हर्डल के ये अपने आसपास पास ट्रेवल करते रहेंगे। नेक्स्ट इज रोबो मैपर। रोबो मैपर क्या होता है, एक तरह का पेरोव्स्काइट मटेरियल है जो सोलर सेल में यूज़ किया जाता है उसको स्टेबिलिटी देने के लिए, उसकी एफिशिएंसी को करने के लिए। और रोबो मैपर नाम से ही याद रखना है, रोबो मैपर एक तरह का रोबोट है, ठीक है, जो बेसिकली क्या करेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा कि वो एफिशिएंटली और सस्टेनेबली एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करा पाए। फिर नेक्स्ट आता है परसिवरेंस रोवर, तो नासा का दिया हुआ है ये, डाइवर्स ऑर्गेनिक मैटर ऑन मार्स को करने के लिए। स्कैनिंग हैबिटेबल एनवायरनमेंट विद रमन एंड लुमिनेसेंस फॉर ऑर्गेनिक और आपके केमिकल्स इंस्ट्रूमेंट्स के लिए बनाया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है कि ऑपरेट डे और नाइट करेगा, अल्ट्रावायलेट लेज़र लाइट की मदद से ऑर्गेनिक्स को, मिनरल्स को चेक करेगा, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ करेगा, ये शाइनिंग लाइट मॉलिक्यूल्स पे डालेगा, उससे वो जब स्कैटर होंगी लाइट डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज में जाएंगी तो उसको चेक करेगा। मतलब ये सारी बातें हैं। अच्छा, ये भी ध्यान रखना, प्रोमिनेंट जो हमारे मार्स के मिशंस हैं, इंडिया का जैसे मंगलयान है, तो आपने मूवी तक भी देखी हुई तो मंगलयान याद होगा, लेकिन दूसरी कंट्रीज़ का भी याद रखना है। यूएई का होप है मार्स मिशन, यूरोप का मार्स एक्सप्रेस है, चाइना का तियानवेन है, यूएसए का मार्स रिकॉन्सनेंस ऑर्बिटर एंड मार्स ओडिसी है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्रोमिनेंट मार्स मिशन क्या थे। उसके बाद यूक्लिड मिशन था, तो ये आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है, ये इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि मिस्ट्रीज ऑफ डार्क मैटर, डार्क एनर्जी को जानने के लिए। सैटेलाइट को डीऑर्बिट करना क्या होता है, देखो इसरो जो है ना वो सक्सेसफुली उसने PSLV C56 को कैरी आउट करा सिंगापुर में, और 6 अदर सैटेलाइट्स भी वहाँ डाली हैं। तो लॉन्च कंडक्टेड द 4th स्टेज डीऑर्बिटिंग। यहाँ पर का मतलब है कि ऐसी टेक्नोलॉजी जो सैटेलाइट्स को ड्रैग करे टू ग्रेवयार्ड ऑर्बिट में, मतलब 200 माइल आपको ये अर्थ से दूर ले जाए दैन द फारदेस्ट एक्टिव सैटेलाइट्स, ठीक है। तो डी ऑर्बिटिंग सिस्टम का मतलब है पैसिव और एक्टिव सिस्टम्स का आना, यानी देखो एक पैसिव यूज ऑफ इंटीग्रेटेड स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल जब आप करते हो। तो डी ऑर्बिटिंग से होता क्या है, स्पेस डेब्रिस कम होता है। अब आपको ना देखो मुद्दा याद रखना है, अगर डी ऑर्बिटिंग पूछ ले पेपर में तो आपको डी ऑर्बिट का मतलब बता देना है, उसके बाद बताना कि इस डी ऑर्बिटिंग करने से फ़ायदा ये होता है कि स्पेस का जो गंद है, डेब्रिस है, वो ख़त्म होता है और सस्टेनेबल यूज स्पेस का बढ़ जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपको सागर संपर्क याद रखना है। सागर संपर्क क्या है, इंडिजिनस डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। इनॉग्रेट कौन कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। तो यहाँ पर इंडिजिनस डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट जो है वो एक तरह का टेरेस्ट्रियल बेस एनहांसमेंट सिस्टम है जो एरर्स को, इनएक्यूरेसीज को करेक्ट करता है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम में। और ये कॉन्स्टिलेशन है सैटेलाइट्स का, प्रोवाइडिंग सिग्नल्स फ्रॉम स्पेस, ठीक है। तो मेजर आपके इसमें GPS जैसे US में है, आपको पता ही है।
ग्लॉसनेस रशिया का है, गैलीलियो यूरोप का है, बीडो चाइना का है, नेविक इंडिया का है। तो याद रखना सारे के सारे हमारे ये सिस्टम्स को, ठीक है। नेविगेशन सिस्टम है। अब देखो नेविगेशन सिस्टम्स के फ़ायदे क्या होते हैं। डेफिनेटली ये सेफ नेविगेशन देता है, हमारे कोलिजन के रिस्क, एक्सीडेंट, पोर्ट्स के सबको रोकता है। ये फुलफिलमेंट करता है इंटरनेशनल नेविगेशन, और उसको एरर्स कम होंगे तो फिर हम डेफिनेटली हमारी एक्यूरेसी इंप्रूव्ड होगी, कैपेबिलिटी बढ़ेगी हमारी। तो ये सारी बातें हैं, तो याद रखने वाली बातें जो मैंने आपको बताई हैं वो सारी आप याद रखना। उसके बाद आता है सोलर फ्लेयर क्या होता है। रिसेंटली देखो एक्स क्लास सोलर फ्लेयर ने आपका रेडियो ब्लैकआउट होने को देखा है, जो पार्ट्स ऑफ यूएस पैसिफिक ओशन की तरफ। और इसमें क्या होता है, सोलर फ्लेयर्स को ना इसमें कुछ क्लासीफाइड करा हुआ है कि सबसे स्मॉलेस्ट ए क्लास का होता है, फिर बी सी एम एक्स ऐसे दे रखा है। देखो यहाँ पर इसका सोलर फ्लेयर्स का यहाँ पर बता रखा है कि अर्थ पे इम्पैक्ट क्या पड़ता है। जैसे मान लो एम हो गया सोलर फ्लेयर्स का मतलब क्या है, ब्रीफ रेडियो ब्लैकआउट होगा जो आपके अर्थ के पोलर रीजन को इम्पैक्ट करेगा और हल्की हल्की सी रेडिएशन स्टॉर्म्स भी देगा। अब जैसे ये बी वाला है तो टू स्मॉल टू हार्म अर्थ, इसका कोई नहीं है। यहाँ पे तो हार्डली नोटिस भी नहीं होगा ये वाले में। सबसे ज़्यादा एक्स स्ट्रॉन्ग होता है कि यहाँ पे प्लैनेट वाइड ब्लैकआउट होना शुरू हो जाता है, लॉन्ग लास्टिंग रेडिएशन स्टॉर्म दिखने को मिलती हैं। तो सोलर फ्लेयर है क्या, जाइंट एक्सप्लोजन है सन का। इससे आपकी एनर्जी खूब सारी बाहर निकलती है, लाइट हाई स्पीड पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं। तो ये सारा है, ठीक है गाइस। नाउ लेट्स मूव टू दी अनदर न्यूज़, दैट इज ऑरोराज ऑन मरकरी। तो ड्यूरिंग अ क्लोज मर्करी फ्लाई बाय बेपी कोलंबो स्पेसक्राफ्ट है जिसने डेटा को कलेक्ट किया और बताया कि कैसे इलेक्ट्रॉन जो है रेनिंग डाउन ऑन द प्लैनेट सरफेस और वो ट्रिगर करते हैं एक्सरे कोरोरास को। तो बेपी कोलंबो एक जॉइंट मिशन है, ध्यान रखना, किसका, यूरोप का और जापान का। ऑरोरा जो अर्थ में है वो कैसे निकल के आते हैं, जब आपका स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल जो होता है सन से बाहर होता है और इंटरेक्ट करता है ना आयनोस्फेयर से, तब निकलता है। मरकरी एक थिन एटमॉस्फेयर है वहाँ का। तो ऑरोरा ऑन द प्लैनेट आर क्रिएटेड विद सोलर विंड। जब आपका सोलर विंड हो जाए, पार्टिकल स्ट्रीम निकलने लग जाए और वो डायरेक्टली प्लैनेट सरफेस से जब बातें करने शुरू कर देते हैं, इंट्रैक्शन शुरू हो जाता है उनका, तब ऑरोरा निकलता है, ठीक है। 100 माइक्रोसाइट्स प्रोजेक्ट भी है एक। तो ये आपका नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने लॉन्च करा है अंडर योर आयुष्मान भारत मिशन। इसके थ्रू आपको क्या करना है, आपका मेन मकसद है इसके तहत कि एक्सेलरेट करना है डिजिटल हेल्थ अडॉप्शन अक्रॉस द कंट्री। तो स्मॉल इकोसिस्टम है और माइक्रोसाइट एक क्लस्टर ऑफ हेल्थ केयर स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी आपके हेल्थ के प्रोवाइडर्स हैं, फार्मेसीज हैं, वो सारे माइक्रोसाइट से क्या इम्प्लीमेंट किया गया काउंटर चैलेंज करने के लिए कि भाई जितनी भी दिक्कतें आती हैं, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज कई बार नहीं है। बेसिकली यार देखो सीधी सी बात है, पेनिट्रेशन, सब जगह पर पेनिट्रेशन हो। और NHA इसके लिए बॉडी है जो काम करेगी आपकी, और एपेक्स बॉडी है, रिस्पॉन्सिबल होगी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए, गवर्न बाई और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसको कर रहे हैं। बेनिफिट्स ये होंगे कि इससे आपके हेल्थ केयर एक्सेस बढ़ेगा, डिसीजन मेकिंग एविडेंस बेस बढ़ेगा, बेटर एक्सेस होगा डेटा का। तो नेशनल अथॉरिटी जो आपकी हेल्थ अथॉरिटी है उसको ही फ़ायदा है। अच्छा, इसके बाद एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ये तो आप जानते ही हो, बिना प्रिस्क्राइब किए दवाई खाओगे एंटीबायोटिक्स, फिर उसके बाद यूज़ करना आपने इतना ज़्यादा आपने पहले बिना प्रिस्क्राइब के दवाई खा ली कि आपको एंटीबायोटिक्स भी सूट करना जब बंद कर दे, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है। तो वन हेल्थ प्रायोरिटी रिसर्च एजेंडा फॉर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को रिलीज़ किया FAO ने, WHO ने, UNEP ने और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ ने करा है। तो बेटर एडवोकेट कि कैसे इसका बारे में और रिसर्च इसकी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो AMR कब होता है, जब आपका बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, पैरासाइट्स ओवर टाइम चेंज हो जाएं और नो लॉन्गर रिस्पॉन्ड टू मेडिसिन्स, मेकिंग इन्फेक्शंस हार्डर टू ट्रीट। तो इस स्थिति में समझ लो आप AMR हो गया। तो WHO ने ही इसको लॉन्च करा है कि भाई इसके लिए कुछ काम करो, और ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है क्योंकि 5 पिलर इसके लिए बनाए गए। फिर 5 पिलर में क्या है, ट्रांसमिशन है कि भाई फोकस करो, एनवायरनमेंट हेल्थ सारी चीज़ें चेक करो, उसके बाद इंटीग्रेटेड सर्वेलेंस करो, इंटरवेंशन की ज़रूरत है, बिहेवियर लोगों का चेंज करो, लोग प्रिस्क्राइब की दवाई ही खाएं। इसीलिए तो अब तो प्लेटफॉर्म्स भी हैं गाइस, पैरेटो ऐप है, बहुत कुछ है, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन दवाई नहीं खानी है। और जो आपके बाकी सारे चेंजेस हैं उस पर काम होना भी बहुत ज़रूरी है, चाहे वो इकोनॉमिक, सोशल पॉलिसीज़ हैं, इतनी भी इस तरह की हैं। तो प्रिंसिपल क्या है, वन हेल्थ पॉलिसी हम सभी चाहते हैं। और देखो इस वक्त तो बहुत वन हेल्थ पॉलिसीज़ के लिए, वन हेल्थ अप्रोच के लिए ही तरह तरह के काम किए जा रहे हैं। मलेरिया की वैक्सीन की बात आई है तो 18 मिलियन डोजेज़ जो हैं वो आपके फर्स्ट एवर मलेरिया वैक्सीन RTS जो थी वो एलोकेट की गई है 12 अफ्रीकन कंट्रीज़ को बाय WHO, गावी और यूनिसेफ के थ्रू। मलेरिया की वैक्सीन कैन बी यूज फॉर प्रिवेंशन ऑफ P. falciparum, जो मलेरिया होता है उसको रोकने के लिए किया जाता है। तो इसी में आपका जो एक RPV है, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन वैक्सीन है, तो वो उसको भी यूज़ करने के लिए है, ठीक है। तो अबाउट मलेरिया, तो मलेरिया के लिए याद रख लो यार, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है, प्लाज्मोडियम के थ्रू होती है। वेक्टर कौन होता है, फीमेल एनाफिलीज उसके थ्रू आता है। इसमें हाई फीवर, शेकिंग, चिल्स, फ्लू लाइक इलनेस होती है। 4 तरह के होते हैं ये, P. falciparum,
पी वैक्स, पी वेल, पी मलेरिया, तो ये इस तरह से मिलते हैं। इलनेस एंड डेथ भी हो सकती है बिल्कुल, लेकिन प्रिवेंटेबल भी है और क्यूरेबल भी है, ठीक है। तो गावी के लिए याद रखना फुल फॉर्म क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की है, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। ग्लोबल हेल्थ पार्टनरशिप ने इसको सेटअप किया था 2000 में। इसके कोर पार्टनर्स हैं WHO है, वर्ल्ड बैंक है, यूनिसेफ है, इस तरह से। और SDG 3 को भी तो फुलफिल करना है, दैट इज़ वाई वी आर वर्किंग ऑन इट। उसके बाद BPL रेजिमेन ट्रायल है, तो ये ट्यूबरक्लोसिस के लिए किया गया था। TB आप जानते ही हो, 85% क्योर रेट है वो सीन इन द मॉडिफाइड जो अभी नया ट्रायल लिया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ऑल ओरल 3 ड्रग रेजिमेन है, इसमें लोगों को ट्रीट करना हाईली ड्रग रेजिस्टेंट फॉर्म ऑफ TB से। उसके बाद प्री टोमोनॉइड है, अदर कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, मेडिकुलिन है, सारे इसको इस्तेमाल किया। उसके बाद ज़ुम्बी ड्रग है। अब देखो यहाँ पे ना इसमें ट्रैंगडोप भी कहते हैं इसको, जाइलजाइन भी कहते हैं, सिलेक्टिव लाइक सिम्टम्स होते हैं इसके, मतलब एक्सट्रीम स्लिपनेस आ जाएगी। तो इसमें क्या होता है कि ये स्टूपर, कॉज फ्लैश नॉट नियर इंजेक्शन साइट, मतलब इस तरह की चीज़ें क्रिएट करना। रॉ वुंड बताओ द यूज़र स्किन पे, अगर जो इसको यूज़ करता है अल्सर स्टार्ट कर सकता है, डेड स्किन इससे शुरू हो जाती है, तो मतलब तमाम गलत चीज़ें इससे आती हैं। उसके बाद एक समिट हुई थी ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स की, ये याद रखना है, FSI इसमें पार्ट था और इसमें क्रिएट करा गया ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर फूड रेगुलेटर्स। इसमें रिलीज़ किए गए थे फूड ऑफ ओपिनिया, कलेक्शन ऑफ फूड कैटेगरीज, ठीक है। उसके बाद ब्लू स्काई प्रोजेक्ट ज़रूर याद रखना, ब्लू स्काई प्रोजेक्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ड्राफ्ट किया R&D ताकि ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम को इंडिया में बूस्ट किया जाए। तो मिशन मोड है, ग्रैंड चैलेंज भी है इसके कई सारे। तो ब्लू स्काई प्रोजेक्ट में बेसिकली लॉन्ग टर्म एक हराइजन बनाया जा रहा है 0 to 15 ईयर्स का, कि कैसे कैसे हमें ग्लोबल IP और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इंडियन इंडस्ट्रीज़ को देना है। तो ब्लू स्काई प्रोजेक्ट्स में बेसिकली हम क्या करेंगे, 3rd जनरेशन के जो इलेक्ट्रो कैटलिस्ट है उसको डेवलप करेंगे, सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सबको करेंगे, थर्मोकेमिकल वाटर स्प्लिटिंग को करेंगे। तो मिशन मोड प्रोजेक्ट है, फिर पहले शॉर्ट टर्म में इसको करेंगे, देखेंगे अर्ली स्टेज रिसर्च एक्शन लेंगे पहले, उसके बाद फिर जो ग्रैंड चैलेंजेस हैं उसको देखा जाएगा। लास्ट इज आपका डायरेक्ट मिथेनॉल फ्यूल सेल है। एलॉय होता है कोबाल्ट और प्लैटिनम का, जिसको डोप किया जाता है मैंगनीज में, और फिर एक इफेक्टिव कैटलिस्ट बनता है आपका, दैट इज़ योर DMFC, दैट इज़ योर डायरेक्ट मिथेनॉल फ्यूल सेल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस है जो डायरेक्टली आपका लिक्विड मिथेनॉल को कन्वर्ट करके केमिकल एनर्जी, और उसके केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाता है। हाई एनर्जी डेंसिटी है, हाई एफिशिएंसी है, लो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है। इसका यूज़ जो होता है, देखो ऑल्टरनेट पावर सोर्स है, स्मॉल व्हीकल्स जैसे बैटरी चार्जेस मोबाइल फ़ोन्स के लिए, डिजिटल कैमरास के लिए, लैपटॉप में यूज़ कर सकते हो, स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में इस्तेमाल कर सकते हो। इस सेल का वहाँ बहुत यूज़ है क्योंकि इसकी जो हाई एफिशिएंसी है, लो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है और सेफ़ है, इसको आप यूज़ आराम से कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये लाइट फ्यूल पे चल रहा है, मिथेनॉल पे चल रहा है, ठीक है। सो गाइस, साइंस पार्ट इज़ ओवर। जुलाई का विजन का पार्ट सारे कंप्लीट हो गए हैं। थॉरली इसको एक बारी पढ़ लो। If you have any doubt, please let us know in the comment section. Thank you so much for listening. Do like, share and subscribe to PM Pathshala. Have a nice day to all.